रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, इलापुर में महाधन नाम का एक सेठ रहा करता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम रखा गया विचित्र। सेठ का लड़का बड़ा हुआ तो गलत दोस्तों की संगत में जुआ खेलने लगा। सेठ ने अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसका पुत्र नहीं सुधरा और इसी चिंता में सेठ स्वर्ग सिधार गया। सेठ के स्वर्ग सिधार जाने के बाद विचित्र मजे से रहने लगा। ये मत कर, वो मत कर। पिताजी बात बात पर टोका करते थे, उसके साथ जुआ मत खेल, अरे इसके साथ जुआ मत खेल, यहाँ ना जा वहां ना जा। लेकिन पिताजी तो अब रहे नहीं और उन्हीं के साथ उनके उपदेश भी समाप्त। अब मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं। मैं तो स्वतंत्र हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं। पहले मुझे पिताजी से छिपकर बाहर जुआ खेलना पड़ता था, लेकिन अब अब क्या छिपना और छिपाना। आज तो मैंने दोस्तों को घर पर ही बुला लिया है, बस आते ही होंगे। अरे भाई विचित्र, घर में हो क्या? हाँ मित्र, घर में ही हूँ, आ जाओ। कैसे हो मित्र? अरे अच्छा हूँ, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। आज तो महफिल में खूब रंग जमेगा। पहले मैं तुम दोनों के लिए जलपान का प्रबंध करता हूँ। सेवक, अरे भाई हमारे दोस्तों के लिए बढ़िया सा जलपान का प्रबंध करो। जी अभी करता हूँ। तो भाई जब तक जलपान का प्रबंध हो, क्यों ना एक एक बाजी हो जाए। अवश्य मित्र, अवश्य। आओ चलो शुरू करते हैं। तो राजन, सेठ का लड़का अपने पिता की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही दोस्तों के साथ जुए की महफिल सजा बैठा। उसके दोस्तों का इरादा दूसरा था। जुए की वो महफिल तभी खत्म हुई जब दोस्तों ने सेठ के लड़के का सारा धन और घर बार जीत लिया। सेठ का लड़का एकदम कंगाल हो गया। मैं सेठ था और भिखारी बन गया। जो दोस्त जान से ज्यादा प्यारे थे, अब मुझसे दूर भागते हैं। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, धन गांठ में हो तो दोस्त धनहीन होने पर भी शत्रु समान। मैं फिर धनवान बनकर अपने दोस्तों का प्रिय बन जाऊंगा। हमारे बीच फिर से जुए की महफिलें सजेंगी और मेरे दोस्त मेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे। लेकिन मेरे पास इतना धन आएगा कहां से? हाँ,
पिताजी ने एक बार कहा था, यदि कभी मुसीबत में पड़ो तो चंद्रपुरी नगरी में हेमगुप्त नाम के साहूकार के पास चले जाना, वो तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ, ठीक है, अब मेरी मंजिल चंद्रपुरी के हेमगुप्त का घर है। सच? तुम मेरे मित्र महाधन के पुत्र हो? विश्वास नहीं हो रहा। महाधन की मृत्यु हो गई। बहुत ही नेक इंसान था वो। जी, अब होनी को कौन टाल सकता है? पिताजी के न रहने से मैं एकदम अकेला हो गया हूं, अनाथ हो गया हूं। ऐसा मत कहो पुत्र, इस धरती पर कोई अनाथ नहीं, सबका नाथ ऊपर वाला है। अब मेरे पास कैसे आना हुआ? जी, पिताजी की मृत्यु के बाद उनका कारोबार मैंने संभाला। सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया। कामयाब पिता की होनहार संतान हो तुम। जी, किंतु लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया। क्या? जी, मेरा सारा धन समुद्र में डूब गया और मैं जैसे तैसे यहां आ गया। तुम चिंता मत करो, मेरे घर को भी अपना ही घर समझो। जब तक मन करे यहां रहो। जी, आपका बड़ा उपकार रहेगा। अरे वाह, मुझे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। ये सेठ नहीं जानता कि वो अपनी तबाही को अपने घर में शरण दे रहा है। भाग्यवान, मेरे दोस्त का लड़का विचित्र तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है, मीठा बोलता है, सम्मान करता है, फिर खराब कैसे हो सकता है? आपके दोस्त का लड़का है। हाँ, सो तो है। सोच रहा हूं रत्नावली के योग्य है। रत्नावली हमेशा सुखी रहेगी। आप जो सोचते हैं सही सोचते हैं, लेकिन एक बार विचित्र से उसकी पसंद पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछूंगा ही। मुझे विश्वास है वो मना नहीं करेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। मैं आज रात्रि को ही तिजोरी से सारा धन लूट कर यहां से चला जाऊंगा। अब आप बैठिए। बैठता हूं। मेरी एक पुत्री है रत्नावली, विवाह योग्य हो गई है, तुम्हारी योग्य है। यदि तुम तैयार हो तो मैं उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूं। अरे वाह 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 वाह, मैं तो चोरी करना चाहता था और ये सेठ मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुझे तुरंत हाँ कर देनी चाहिए। क्या सोचने लगे? तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिताजी के देहांत के बाद आपके अंदर पिता का स्नेह महसूस किया है मैंने। आपने मुझे शरण दी और अब आप मुझे अपनी कन्या सौंपना चाहते हैं। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तुम्हारी सहमति मिल गई, मेरा मन हल्का हो गया। इस पूर्णिमा की रात तुम्हारा रत्नावली से विवाह होगा। जी जी, बहुत अच्छा। तो राजन, विचित्र सेठ की लड़की से विवाह करके वो उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने सेठ की पत्नी को जंगल में छोड़ दिया और सारा धन लेकर भाग गया। विचित्र एक बार फिर सारा धन और गहने जुए में हार गया। पत्नी के संतान होने का समाचार देकर धन लाने के उद्देश्य से विचित्र ससुराल गया।
ससुराल में पहले रत्नावली मिली और पति से उसकी सच्चाई छुपाने की बात बताई। विचित्र बहुत प्रसन्न हुआ, ससुराल में आदर के साथ रहने लगा। एक दिन सोती हुई रत्नावली के गहने चुराने के लिए रत्नावली को मारकर विचित्र एक बार फिर भाग गया। तो राजन, ऐसा होता है पुरुष। अब मैं तुम्हें एक स्त्री की कथा सुनाता हूँ। विजयपुर के सेठ सोमदत्त की कन्या का विवाह सेठ सागर दत्त के पुत्र श्री दत्त से हो गया। विवाह के बाद जयश्री एक पुरुष पर मोहित हो गई। एक दिन ये बात उसके पति को पता चल गई। जयश्री, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने स्त्री धर्म का अपमान किया है। मैंने तुम्हें आदर सम्मान सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहक गई थी। नहीं, मैं एक धोखेबाज स्त्री के साथ नहीं रह सकता। पुरुष चाहे कुछ भी करे, लेकिन स्त्री की तरह ऐसा धोखा कभी नहीं करता। तो राजन, अब बताओ कि स्त्री और पुरुष में से अधिक पापी कौन? यदि मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बोलो राजन, उत्तर दो, बोलो। बेताल, अधिक पापी पुरुष है। स्त्री कितनी ही दुष्ट क्यों ना हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, किंतु पुरुष, उसे धर्म का विचार नहीं रहता। इसलिए मेरी दृष्टि में पुरुष अधिक पापी है। उत्तम, अति उत्तम राजन, एकदम सही उत्तर दिया तुमने। किंतु बीच रास्ते में बोलकर तुमने अपनी शर्त तोड़ दी और अब मैं उड़कर वापस जा रहा हूँ अपने ठिकाने पर।